सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है फिंच, जो कि शुरू होता है उस कॉस्मिक इवेंट के 15 साल के बाद से, जिसके वजह से पृथ्वी का ओजोन लेयर बर्बाद हो चुका था। यानी कि ओजोन लेयर के ना होने की वजह से पृथ्वी न सिर्फ सूरज के यूवी रेज में एक्सपोज था, बल्कि उसके वजह से चारों तरफ रेडिएशन फैला हुआ था। और उसके ऊपर से दिन का समय इतना गर्म था कि सूरज की रोशनी से स्किन भी जल सकता था। जिसमें फिंच नाम का एक रोबोटिक इंजीनियर अपने कुत्ते गुडियर के साथ इन्हीं कठिनाइयों को सरवाइव करने की कोशिश करता है। हालांकि इनके अलावा कई और भी सर्वाइवर होते हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन में इतने खुदगर्ज होने लगे कि वो इंसानियत ही भूल गए। इसलिए फिंच उनसे दूर रहने में ही अपना भलाई समझता था। जहाँ वो इसी दौरान अपने हेल्पर रोबोट डुई के साथ खाना और दवाइयों की तलाश में निकलता है। जहाँ फिंच को ढूंढते हुए खुशकिस्मती से कुत्तों का एक कैन फूड मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ ढूंढ पाता, वो तभी एक तूफान को अपने तरफ बढ़ता हुआ देखता है, जो कि इन दिनों आम बात था। इसलिए फिंच बिना कोई रिस्क लिए वहाँ से अपने घर को लौटता है, जो कि असल में वो अंडरग्राउंड लेबोरेटरी था, जहाँ फिंच पहले इंजीनियर के तौर पर काम किया करता था। वैसे तो फिंच भी भूखा होता है, पर खाने की कमी की वजह से वो खुद भूखा रहकर गुडियर का पेट भरता है, क्योंकि उस कुत्ते को बचाना फिंच का पहला प्रायोरिटी था। क्योंकि फिंच दरअसल अपने आखिरी दिनों को जी रहा था, यानी कि वो रेडिएशन में एक्सपोज होने की वजह से मरने वाला था। इसलिए वो जाने से पहले एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो उसके बाद गुडियर का ख्याल रखे, जिसके लिए वो कुत्तों से जुड़े सारे किताबों को स्कैन करके उन सभी डेटा को उस रोबोट में ट्रांसफर कर देता है। पर इससे पहले कि ट्रांसफर कंप्लीट हो पाता, फिंच को आने वाले एक और भयानक तूफान के बारे में पता चलता है, जो कि वेदर रिपोर्ट के मुताबिक 40 दिनों तक चलने वाला था, जो दरअसल फिंच के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि उतने बड़े तूफान को उतने दिनों तक वो जगह नहीं झेल सकता था जहाँ वो रह रहे थे। इसलिए फिंच ऐसे में एक मुश्किल फैसला करते हुए उस जगह को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को के पहाड़ों में जाने की सोचता है। इसलिए वो जल्दी से उस रोबोट के बॉडी का असेंबल करके उसे कुछ बेसिक चीजें सिखाता है, जैसे कि चलना। और रही बात गुडियर का ख्याल रखने की, तो फिंच ने ऑलरेडी उसे उसके लिए प्रोग्राम किया हुआ था। लेकिन वही दूसरी तरफ फिंच का कुत्ता गुडियर उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, जो कि फिंच को भी पता होता है। पर फिलहाल उसका वहाँ से निकलना प्रायोरिटी था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कुछ घंटों में सब तैयारी करके एक मॉडिफाइड आरवी में सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब जब बाहर का नजारा उस रोबोट के लिए नया था, तो ऐसे में वो फिंच से इसका वजह पूछता है, और ये भी कि बाकी लोग कहाँ हैं, जिनका जवाब देने के साथ साथ फिंच उसे सरवाइव करने के दूसरे बेसिक चीजें भी सिखाता है, जैसे कि खाना ढूंढने के अपॉर्चुनिटी को कभी ना छोड़ना, खास करके तब जब उनके पास एक कुत्ता हो। जहाँ फिंच उसे थोड़ा मजे करना भी सिखाता है, जो कि चल ही रहा था कि तभी फिंच का नजर एक और तूफान पर पड़ता है, जो लगभग उन तक पहुंच चुका था। इसलिए वो कोशिश करने के बावजूद भी उस तूफान से पीछा नहीं छुड़ा पाता। यानी कि उस तूफान का सामना करना है उनका इकलौता ऑप्शन होता है, जो कि उस आरवी में पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो उस रोबोट के साथ मिलकर उस आरवी को चारों तरफ से बांधने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब वो रेडिएशन की वजह से बीमार था, तो ऐसे में वो कोशिश करने के बावजूद भी उस आरवी को बांधने के लिए कीलों को नहीं गाड़ पाता। लेकिन इस चीज को नोटिस करते ही वो रोबोट इस काम को खुद करता है, जिसके वजह से वो तूफान से तो बच जाते हैं। लेकिन उस तूफान की वजह से उनका एक टायर फट जाता है, जिसको बदलने के लिए उनके पास जैक नहीं होता। इसलिए फिंच तभी हार मानकर अपने प्लान को फेल बताता है। लेकिन वो रोबोट इस सिचुएशन को एक बार फिर से संभाल लेता है, जिसके वजह से फिंच खुश होकर उसे खुद ही अपना नाम चूज करने को बोलता है, जो कि वो रोबोट यानी कि जेफ इतने समय से चाहता था। जिसके बाद वो सभी अपने सफर को फिर से शुरू करते हैं, जहाँ इस दौरान फिंच उसे ट्रस्ट का मतलब समझाता है, ताकि उसे गुडियर के साथ दोस्ती करने में आसानी हो। लेकिन अब जब जेफ, जो कि अब भी ना तो कई चीजों को जानता था और नहीं समझता था, वो मना करने के बावजूद भी गलती से फिंच के गैर मौजूदगी में उस आरवी को चलाने के जोश में ठोक देता है, जो कि दरअसल उनके सैन फ्रांसिस्को जाने का इकलौता जरिया था। इसलिए जेफ को समझाने के लिए फिंच गुस्से में अपना हाथ सूरज की रोशनी में निकालता है और उसको डांटते हुए ये बताता है कि आखिर वो और गुडियर सूरज की रोशनी में क्यों नहीं जा सकते। हालांकि जेफ सूरज की रोशनी में फिंच के हाथ को जलता देख ये साफ साफ समझ जाता है कि फिंच उसे क्या समझाना चाहता था। पर अब जब वो अंदर से अभी एक बच्चा था, तो ऐसे में वो थोड़ा नाराज हो जाता है। इसलिए फिंच उसको थोड़ा चीयर अप करने के लिए उसे ड्राइव करना सिखाता है, जो कि असल में फिंच के काम का था, क्योंकि इसके वजह से फिंच अब आराम कर सकता था। लेकिन वह रेडिएशन के वजह से उसका हालत दिन ब दिन और भी खराब होने लगता है, जिसकी वजह से उसके अगले दिन फिंच का तबीयत खराब देखकर जेफ एक शहर की ओर बढ़ता है, ताकि वहाँ के हॉस्पिटल से वो दवाइयाँ ला सके। वैसे तो फिंच ने पहले कई बार जेफ को शहर के बीच छुपने से मना किया था, वहाँ पर छुपे हुए लोगों की वजह से। पर इन सब से अनजान जेफ डुई के साथ दवाई लेना हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है,
जिनको आरवी से गायब देख फिंच जल्दी से अपना सूट पहनकर उनको वापस लाने जाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि डुई एक जाल में फंसने की वजह से बुरे तरीके से टूट जाता है। जहाँ किसी को अपने पास आता सुनकर फिंच जल्दी से जेफ को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है, इस बात से अनजान कि गाड़ी में कोई उनको फॉलो करने लगा था, जिसके बारे में फिंच को रात को पता चलता है। इसलिए वो उनसे बचने के लिए हड़बड़ी में आरवी को एक पुल के नीचे छुपाने जाता है, जहाँ देखते ही देखते उस आरवी के सोलर पैनल के टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पुल उस आरवी के हिसाब से हाइट में छोटा था। हालांकि वो उस गाड़ी से अपना पीछा तो छुड़ा लेते हैं, पर इन सब के बाद फिंच अपना हौसला खोने लगा था, यानी कि उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच सकता है। जहाँ वो इसी दौरान जेफ को अपना एक किस्सा सुनाता है, जिसमें वो एक दिन खाना ढूंढते हुए एक मॉल गया था, लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं था, बल्कि वह बंदूक के साथ एक छोटी लड़की भी थी जो अपने माँ के साथ वहाँ आई थी। इसलिए इस डर से फिंच वहाँ छुपा रहा कि कहीं वो उसका खाना छीन ना ले, जो कि चल ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आकर उन दोनों को मार के उल्टा उनका खाना ले जाता है। वैसे तो फिंच उनको बचाना चाहता था, पर जब तक वो वहाँ गया वो मर चुके थे। जहाँ तभी फिंच का नजर उस लड़की के बैग पर पड़ता है, जिसमें एक डरावा कुत्ते का बच्चा था जिसका कोई नहीं था, यानी कि गुडियर। इन शॉर्ट, जहाँ इन हालातों ने लोगों को हैवान बना दिया था, वही इन हालातों में फिंच एक कायर बन गया था, जिसके वजह से वो धीरे धीरे हर एक चीज खोने लगा, जो उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ता गया। जिनको सुनने के बाद जेफ सफर को जारी रखता है, पर अलग नजरिए के साथ। जहाँ सैन फ्रांसिस्को तक पहुँचने में अब भी 480 मील बाकी था, लेकिन जेफ फिर भी रास्ते में गाड़ी रोक देता है, क्योंकि वहाँ ना तो रेडिएशन था और ना ही सूरज का जला देने वाला रोशनी। पर क्यों, ये चीज फिंच को भी समझ नहीं आता। वो फिलहाल खुले आसमान के नीचे बेफिक्र घूमने का मजा लेता है, जहाँ वो जेफ को अपने और भी कहानी सुनाते हुए उसके साथ समय बिताता है, और साथ में उसे और गुडियर को करीब लाने के लिए जेफ को गुडियर के साथ खेलने में मजबूर करता है, क्योंकि शायद से उसे ये पता था कि वो उसका आखिरी दिन है। जहाँ वो अपने आखिरी पलों में गुडियर और जेफ को साथ घुलता मिलता देख खुशी खुशी जेफ को गले लगाते हुए अलविदा बोलता है, जिसके बाद जेफ वही करता है जिसके लिए फिंच ने उसे बनाया था, यानी कि गुडियर का ख्याल रखने के लिए। जो फिंच को श्रद्धांजलि देने के बाद गुडियर को उस गोल्डन गेट ब्रिज पर ले जाता है जहाँ फिंच जाना चाहता था। पर शॉकिंगली जेफ को वहाँ कई सारे ऐसे लेटर मिलते हैं जो इस बात का सबूत था कि वहाँ कई सारे लोग अब भी जिंदा हैं। इसलिए वो दोनों उन सभी को ढूंढने निकलते हैं, इस उम्मीद में कि शायद से वो लोग अच्छे होंगे। जिसके बाद ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।